बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 16 क्लास 10 फ़िज़िक्स। आज हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह इसको ख़त्म करेंगे 10th फ़िज़िक्स को। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम ऐसे डिवाइसेस को स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम ऐसे डिवाइसेस को स्टडी करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कंट्रोल करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को हम कंट्रोल करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को हम एमिट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कंट्रोलिंग, इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम किस तरीके से एक डिवाइस में इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, एमिशन करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एलसीडी है, एलईडी है, मोबाइल डिस्प्ले हैं, इन सब में किसका इस्तेमाल है, कैलकुलेटर जो है, कंप्यूटर चिप्स जो हैं, इन सब में इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें आपने हर वो चीज़ जो है उसको स्टडी करना है, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन के मुतालिक मतलब चीज़ें जो है वो समझते हो, उनको कंट्रोल करते हो, उनको इमिट करते हो, उनकी प्रोडक्शन करते हो, उनको इंक्रीज़ डिक्रीज़ करते हो, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हो। अच्छा, या सिंपल आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम सेमीकंडक्टर्स की स्टडी करते हैं। सेमीकंडक्टर्स आपके पास क्या हैं, ये 50% आपके पास कंडक्टर्स होते हैं और 50% आपके पास ये इंसुलेटर्स होते हैं। 50% कंडक्टर एंड 50% ऑफ इंसुलेटर्स। अगर इसकी टेम्परेचर को आप डिक्रीज़ करोगे तो ये इंसुलेटर की तरफ जाएंगे। अगर इसकी टेम्परेचर को आप 50% इंक्रीज़ करोगे तो ये आपके पास कंडक्टर की तरफ जाएंगे, ठीक है, ये कंडक्टर की तरफ जाएंगे। अब इसमें पहला आपके पास टॉपिक जो है वो है थर्मी आयनिक एमिशन। थर्मी आयनिक एमिशन, थर्मी आयनिक एमिशन आपके पास क्या है, थर्मी आयनिक एमिशन, थर्म कहते हैं हीट को, आयनिक कहते हैं आयंस को, एमिशन कहते हैं स्केपिंग को। ये आपके पास हो गया हीट, आयनिक का वर्ड इस्तेमाल हुआ है आयंस के लिए, या पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। एमिशन का मतलब क्या है, स्केपिंग। ये आपके पास एक मेटल है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे बिजली सप्लाई की है, ठीक है, इसमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक फिलामेंट लगा है। जब हम इसको बिजली सप्लाई करते हैं, इस फिलामेंट को जब हम बिजली सप्लाई करते हैं तो ये गर्म हो जाता है और इनसे क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको बेसिकली क्या कहते हैं, थर्मी आयनिक एमिशन, और इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं थर्मी आयनिक इलेक्ट्रॉन, थर्मी आयनिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड थर्मी आयनिक इलेक्ट्रॉन। अब वो एनर्जी, वो वर्क जो रिक्वायर्ड है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकें, एक मेटल की सरफेस से निकालें, उसको हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। दे रिकॉर्ड بس دليتك تكشير ده بياخد قام بيجي بعد سبري ويسرا بيجي بوشكا ده بوكي सही दो। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन आपके पास क्या है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, जो किसी भी मेटल के सरफेस से क्या निकालें, इलेक्ट्रॉन निकालें, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस डायग्राम में दिखा देता हूं, देखिए इनिशियली आपके पास होता क्या है,
ये आपके पास एक एटम है, ये उसका आउटर मोस्ट शेल है। इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, यही इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको जिनको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है तो वो एक तो यहाँ पे शेल में होते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन, एक अगर आप मटेरियल के अंदर स्टडी करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि ये आपके पास सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल के अंदर है। इनको जैसी बाहर से थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है, देखिए ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव है, यहाँ से पॉजिटिव आते हैं, यहाँ से नेगेटिव आते हैं। तो नेगेटिव जो है ये इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के लिए रिक्वायर्ड है कि उनको बाहर निकाले, वो आपके पास क्या है, वर्क फंक्शन है। तो इसको याद रखें, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस जो है इसको आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आपने मिक्स नहीं करना है, ठीक है। मिक्स का मतलब क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा है कि यहाँ पे आपके पास मेटल होता है, उस पर लाइट पड़ती है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। लेकिन थर्मियोनिक इमिशन में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दिस इज ड्यू टू हीट, दिस इज ड्यू टू हीट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दिस इज ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। रूफ अंकल अकलीन दे बसला वागा कंबाला ऐसा रोबस सही तक से ना इलेक्ट्रॉन देखें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसमें मैंने आपको थोड़ा वाज़ेह फ़र्क बता दिया। आपका सोलर प्लेट लगा है अभी बाहर, उस पे जो लाइट पड़ती हैं, फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसमें आपके पास बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस होता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे बैटरी लगी है, वो इस फिलामेंट को गर्म करेगी तो फिर इलेक्ट्रॉन को सफिशेंट एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन गन क्या है, इलेक्ट्रॉन गन आपके पास बेसिकली एक सेटअप है जिसमें थर्मियोनिक इमिशन का प्रोसेस होता है। इसमें आपके पास एक कंट्रोल ग्रिड लगा होता है, एक्सेलरेटिंग एनोड होते हैं, फोकसिंग एनोड होते हैं। देखें ये पूरा सेटअप है, इसको हम इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गन आपके पास एक डिवाइस है जिससे क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम निकलते हैं। ये आपके पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये आपके पास फिलामेंट है। ये फिलामेंट जो है ये गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है तो यहाँ से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। फिर यहाँ पे हमने कंट्रोल ग्रिड लगाया। कंट्रोल ग्रिड का काम क्या है, कंट्रोल ग्रिड का काम है कि उन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे कंट्रोल करें, उन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे कंट्रोल करें, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है ये इनको रिपेल करेगा, वो वापस चले जाएंगे, और जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है, ये जो रेड लाइन है, वो आगे चले जाएंगे। फिर चूंकि इसने उसको रिपेल किया है तो इस वजह से उसकी थोड़ी एनर्जी कम हो गई है। फिर यहाँ पे हमने पॉजिटिव लगाया है, ये पॉजिटिव उसको क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, इसको एक्सेलरेट करता है। जब एक्सेलरेट करता है तो ये अपना रास्ता जो है थोड़ा भटक जाता है। फिर यहाँ पे हमने लगाया है फोकसिंग एनोड, इसके ऊपर भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपके पास सेटअप है, दिस इज इलेक्ट्रॉन गन। अब इलेक्ट्रॉन गन में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कंट्रोल ग्रिड का क्या काम है, एक्सेलरेटिंग एनोड का क्या काम है, फोकसिंग एनोड का क्या काम है। कंट्रोल ग्रिड का काम है ऐसे इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे रोकना जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, वो स्क्रीन के पास नहीं जा सकते हैं। फिर एक्सेलरेटिंग एनोड का क्या काम है, एक्सेलरेटिंग एनोड का काम ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे थोड़े से रिपल्शन की वजह से उनकी स्पीड स्लो हो गई है, उनको थोड़ा एक्सेलरेट करें। फिर इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जो इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता भटक गए हैं उन सबको फोकस करें स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं फिलामेंट से, अब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक साइड पे हमने पॉजिटिव प्लेट लगाया है, इस साइड पे नेगेटिव प्लेट लगाया है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली आपके पास यहाँ पे कैथोड रेस का भी एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कैथोड रेस। कैथोड रेस आर अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी अपने साथ नोट करें। कैथोड रेस क्या है, कैथोड रेस जो है ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो पॉजिटिव उसको अपनी तरफ क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि कैथोड रेस को कौन डिफ्लेक्ट करता है, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन गन इज कॉल्ड कैथोड रेज। दीज रेज आर emitted from the negative electrode, also termed as cathode. Cathode rays can be affected in the presence of electric field. अब इसके बाद आपके पास क्या है, ये आपके पास नॉर्थ है, ये आपके पास साउथ है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को हम एंटर करते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रॉन को एंटर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो चूंकि आपको मैंने इससे पहले चैप्टर में कहा था कि जब भी आपके पास एक चार्ज मोशन करता है तो उसके साथ खुद की जो है
मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें आपके पास नॉर्थ साउथ, तो ये जैसे ही यहाँ पे एंटर करेगा इसका नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा, साउथ कौन अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ, और ये थोड़ा सा जो है इस तरह बेंड हो जाएगा। इसके लिए आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपके पास है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या है? ये आपके पास एक डिवाइस है, इसको CRT भी कहते हैं, जो हम टीवी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या लगा होता है, देखिए ये पूरा सेटअप, एक आप ले लें इलेक्ट्रॉन गन, उसके सामने ये वाला सिस्टम ले लें, ये वाला सिस्टम ले लें, और ये वाला सिस्टम ले लें, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम। देखें ये आपके पास फिलामेंट, ये कंट्रोल ग्रिड, ये एक्सेलरेटिंग एनोड, ये फोकसिंग एनोड, ये डिफ्लेक्टिंग सिस्टम, इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, सामने एक स्क्रीन लगा दो तो पूरा सेटअप आपके पास किस में बदल जाता है, CRO में। CRO में, CRO क्या है? CRO आपके पास एक डिवाइस है जो वोल्टेज को मेजर कर सकता है, करंट को भी मेजर कर सकता है, वोल्टेज करंट में जो फ्लक्चुएशंस है उनका ग्राफ बना सकता है। अगर मैं सादा अल्फाज में बताऊं तो अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मेरी साउंड, आप ये चेक करना चाहते हैं कि सर जो है उसकी साउंड की किस तरह की वेव बनेगी, तो आप CRO से इसका ग्राफ प्लाट करवा सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में करंट आता है तो उसकी किस तरह की शेप होगी, किस तरह की वेव होगी, वेव शेप, तो ये आपको ड्रा करवा सकता है। आप अगर चाहते हैं कि वोल्टेज का शेप हम स्टडी करें, देखिए हम चाहते हैं ना, इंसान हमेशा चाहता है कि फॉर एग्जांपल एक एक टीचर है, वो पढ़ा रहा है लेकिन उसका फेस किसी को नहीं देख रहा है, और वो बड़ा ही इंटेलिजेंट टीचर है, तो सारे स्टूडेंट समझते हैं कि यार इसका फेस तो मैंने खामखा देखना है, पता नहीं किस तरह का होगा, वो बड़े उनसे इम्प्रेस है। तो इस तरह अगर वोल्टेज है, वोल्टेज का शेप हमने देखना है तो हम किसके ज़रिए देखेंगे, हम CRO के ज़रिए देखेंगे ना। तो CRO जो है उसका काम क्या है, इस तरह की ये ग्राफ प्लॉट्स करता है। अगर इस तरह का ग्राफ ये प्लॉट करेगा तो इसका मतलब ये है कि ये साइनोसॉइडल है, ये आपके पास EC का है। अगर वो इस तरह का ग्राफ प्लॉट करेगा तो इसका मतलब ये है कि ये साटूथ है। अगर वो इस तरह का ग्राफ प्लॉट करेगा तो इसका मतलब ये आपके पास वेरिएबल है, ये ग्राफ, दिस इज ग्राफ इज अ वेरिएबल ग्राफ, ठीक है। ये अपने देखें, ये पुराने जो टीवी थे जिसमें जिसमें जिसको अगर आप देखें, इस तरह के टीवी थे अगर आप देखें तो इसमें यहाँ पे पीछे आपके पास ये CRO का सिस्टम लगा होता था, ठीक है। इसमें ये इलेक्ट्रॉन गन है, ये इलेक्ट्रॉन बीम है, ये डिफ्लेक्टिंग सिस्टम है, ये आपके पास स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर इमेज बनता है, उसमें पिक्सेल्स होते हैं, और स्क्रीन के ऊपर कोटिंग किसकी होती है, फास्फोरस की होती हैं। तो ये आप अपने साथ याद रखें, ये चीज़ आपको आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है another use of oscilloscope to check newly designed circuit. Very often a newly designed circuit misbehave is a design error, bad voltage levels, noise. तो इसका एक और काम भी है CRO का, और वो काम क्या है कि ये आपको नया जो आप सर्किट बनाते हैं उसमें आपको ये दिखाता है कि इसमें एरर आ रहा है, कहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस चीज़ की वजह से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे है सीइंग साउंड वेव, मैंने अभी आपको पहले बताया। ये आपके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको ये वाइब्रेट करते हैं, उसके सामने स्पीकर लगाया, स्पीकर को कनेक्ट किया है CRO के साथ। ये ट्यूनिंग फॉर्क जो है साउंड प्रोड्यूस करता है, वो साउंड स्पीकर के ज़रिए CRO में आता है, तो फिर इसने ये वेव ड्रा किया कि ये इसका शेप है। इस तरह ये मतलब आवाज़ कभी ऊंची होती है, कभी मतलब ये कभी डिम होती है, साउंड कभी स्लो होती है, ठीक है, और कभी जो है वो तेज़ हो जाती है। अब इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक जो है, इलेक्ट्रॉनिक के बेसिकली दो ब्रांचेज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उनको हमने डिवाइड किया है दो में। एक आपके पास है डिजिटल और एक आपके पास है एनालॉग। एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक आपके पास है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल आपको डेटा किस में देता है, डिजिट्स की फॉर्म में देता है। अगर आपके पास स्मार्ट वॉच हैं तो ये आपके पास डिजिटल है। अगर आपके पास वो सुइयों वाली घड़ी है जिसमें 3 सुइयाँ होते हैं तो ये आपके पास एनालॉग हैं। ये हमें जो वैल्यू देगा ये हमें कंटिन्यूअस फॉर्म में देगा। ये हमें किस फॉर्म में देता है, डिस्क्रीट फॉर्म में देता है। अब इधर देख लें। ये वाली घड़ी जो है ये एनालॉग है, ये वाली आपके पास क्या है, डिजिटल। डिजिटल और एनालॉग में जो है
इसमें बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। डिजिटल जो है वो आपको डेटा बिल्कुल एक्यूरेट देता है, एनालॉग जो है उसमें डेटा एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि नीडल जो है वो कहीं पर भी रुक सकती है, आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि कितना है। डिजिटल जो है वो दो नंबर्स के ऊपर काम करता है, एक आपके पास ऑन है, एक आपके पास ऑफ है। ऑन का मतलब ये है 1, ऑफ का मतलब ये है 0। और अगर आप किसी सर्किट में आपके पास एनालॉग हैं, ठीक है, एनालॉग वैल्यू को आप कन्वर्ट करते हो डिजिटल में, तो आप एडीसी लगाओगे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अगर कहीं पर सर्किट जो है वो डिजिटल है, आप इसको मतलब ये वाली घड़ी लगी है, आप इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप एडीसी लगाओगे। अगर ये वाली है हेंसो वाली, आप इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहते हो, आप डीसी लगाओगे। क्या लगाओगे? डीसी। अच्छा, अब अगर आपके पास एक डिजिटल सर्किट है, उसमें वहां पे लिखा है ऑन, तो ऑन का मतलब ये है कि आपको वैल्यू 1 देगा। 1 मतलब ट्रू वैल्यू देगा। 5 वोल्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टेबलाइजर लगा हुआ है, वो डिजिटल स्टेबलाइजर है, मैं वहाँ पे वो ऑन ऑफ वाली बटन जो है उसको मैं फॉर एग्जांपल ऑन कर लेता हूँ, वहाँ पे लिखा है 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट का कमांड जो है वो बेसिकली हम 1 से शो करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को हम 1 से शो करते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल वो क्या करता है कि मैं उसको ऑफ करना चाहता हूँ, तो ऑफ में वो जो सिस्टम है, सिस्टम को जब एक तो देखें, हम आपके घर में एनवेरिक्स मशीन लगी है, आप खुद तो उसके साथ बातें नहीं कर सकती हो ना, आप उसके बटन्स के ऊपर काम करते हो। तो उसमें जो बटन्स लगे होते हैं ये बेसिकली किस तरह काम करते हैं, ये डिजिटल सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। इसके अंदर ये मशीन खुद को समझाने के लिए फिर मैथमेटिक्स का सहारा लेती है। मैथमेटिक्स में हम अगर उसको ऑन करना चाहते हैं तो हम इसको 1 दे देते हैं, ऑफ करना चाहते हैं इसको 0 दे देते हैं। इसके बाद आपके पास लॉजिक गेट्स हैं, ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉजिक गेट्स का, लॉजिक गेट्स आपके पास क्या है? लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स आपके पास हैं, इसको हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब ये है जैसे इंसान की बॉडी जो है वो सेल से बनी है। किससे बनी है? सेल से। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस तरह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? लॉजिक गेट्स के ऊपर बेस्ड है। लॉजिक गेट्स दो वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं, एक आपके पास 1 है उसका मतलब ऑन है, एक आपके पास 0 है उसका मतलब ऑफ है। लॉजिक गेट्स में हम इक्वेशन, इनको बुलियन इक्वेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बुलियन इक्वेशंस। बुलियन इक्वेशन देखें, मैथमेटिक्स में आप कोई भी प्लस माइनस ज़रब अलजेब्रा करते हो, इस तरह इसका भी अपना एक अलजेब्रा है। डिजिटल सर्किट को समझने का जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसको समझते हैं वो बुलियन अलजेब्रा के ज़रिए समझते हैं। बुलियन अलजेब्रा के लिए हम क्या ड्रा करते हैं? एक ट्रुथ टेबल ड्रा करते हैं। क्या ड्रा करते हैं? ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल हमें क्या देता है? ये हमें रिलेशनशिप देता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, कि अब हम सर्किट को अगर इनपुट दे रहे हैं तो ये हमें क्या आउटपुट देगा। देखें, आपके पास लॉजिक गेट्स, आपके पास एंड गेट है, आर गेट है, नॉट गेट है, नेंड गेट है, नॉट गेट है। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये इसका सिंबल है, सर्किट सिंबल। ये इसका लॉजिकल ड्राइंग है, मतलब डायग्राम है। अब यहाँ पे लगे हैं मैं टेबल अभी समझाता हूँ। देखिए, ए बी ये इनपुट है और ये आपके पास क्या है? आउटपुट। यहाँ पे मैंने लिखा है ए, यहाँ पे मैंने लिखा है बी, यहाँ पे मैंने लिखा है x इज इक्वल टू के ए ज़रबे बी। अच्छा, यहाँ पे स्विच ओपन है, यहाँ पर भी स्विच ओपन है, तो यहाँ इसका मतलब यह है कि मैं अगर बिजली नहीं दे रहा हूँ तो कोई करंट नहीं है।
ज़ीरो का मतलब करंट नहीं है, ज़ीरो ज़ीरो, यहाँ पे ऑप्शन क्या मिलेगा, ज़ीरो। मैंने इस एक को बंद कर दिया है, इसका मतलब ये है कि ये स्विच बंद है, ये ओपन है, तो 1 0, इनसे 1 ज़र भी ज़ीरो से क्या आता है, ज़ीरो। फिर मैंने इसको बंद कर दिया, इसको ओपन कर दिया, इसका मतलब 0 1, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। दोनों का अगर मैं तो इसका मतलब ये है कि एंड गेट ऐसा गेट है जिसमें हम दोनों इनपुट को अगर 1 1 कर ले तो आउटपुट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 1 1। आपके घर में एक तार है, मैं आपको सिंपल समझाता हूं। आपके एक घर में तार है, उसमें आपने 2 लाइट लगाए हैं और 2 आपने वहां पे कट्स लगाए हैं। एक कट को बंद करते हो फिर भी बिजली नहीं जाती है, नहीं जाती है तो ज़ीरो। दोनों कट्स को बंद करते हो, बिजली नहीं जाती है, ज़ीरो। फिर इसको खोलते हो, इसको बंद कर लेते हो, फिर आपके पास बिजली क्या होगी, ज़ीरो। दोनों को बंद कर लेते हो तो 1 1, इसका मतलब ये है यहाँ पे आपके पास बिजली आएगी। इस तरह यही सेम सेटअप इधर है। इसमें हमने कॉम्बिनेशन सीरीज में की थी। सीरीज में मतलब जहां से 5 वोल्ट आ रहा था, देखें 5 वोल्ट यहां से तभी पास होगा ना जब ये दोनों आपके पास क्या होंगे, बंद होंगे। एक ओपन है तो इसके लिए ज़ीरो, ये ओपन है तो इसके लिए ज़ीरो, दोनों बंद है तो 1 1 में ये काम करेगा। ये आपके पास एक एमसीक्यूज भी है कि एंड गेट जो है वो कब काम करेगा। एंड गेट आपके पास तभी काम करेगा जब उसके दोनों इनपुट्स क्या होंगे, 1 1 होंगे। तो इसका मतलब हाई आउटपुट। हाई आउटपुट का मतलब यह है कि ये आपको 5 वोल्ट का वोल्टेज देगा। इसके बाद आर गेट है। आर गेट को हमने कनेक्ट किया है किसमें, पैरेलल में कनेक्ट किया है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे सीरीज की कॉम्बिनेशन थी। देखें यहाँ से 5 वोल्ट आ रहा है, ये ओपन है, ये ओपन है, 0 0, यहाँ से क्या आ रहा है, 0। अगर इसमें से एक मैं क्लोज कर लूँ, अब करंट जा सकता है, वोल्टेज यहाँ से जाएगी, यहाँ से। इसमें तो रास्ता नहीं था ना, इसमें रास्ता है, यहाँ से आएगी इसमें। इसका तो 0 आ रहा है, ये देखिए 0, लेकिन इसका क्या है, 1। तो यहाँ पे तो करंट आ रही है, तो इसका मतलब 1। पहले दोनों ओपन थे, करंट नहीं जा रहा था, 0। मैंने इसको ओपन कर दिया है, 0 1 1। फिर मैंने इसको ओपन कर दिया है, इसको क्लोज कर दिया, फिर यहाँ पे करंट आएगा 1 0 1, दोनों को क्लोज कर दिया 1। अब इसमें इस तरह का एमसीक्यूज आएगा कि वो सर्किट जिसमें अगर आप एक इनपुट को भी 1 रख ले तो आउटपुट में आपके पास 1 आएगा, तो वो आपके पास कौन सा गेट है, आर गेट है। एंड गेट में दोनों को बंद करोगे। नॉट गेट जो है उसको हम इन्वर्टर गेट कहते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि इट इज़ अ सिंगल आउटपुट एंड सिंगल सिंगल इनपुट है। इस देखिए इसमें 2 इनपुट है, एक आउटपुट है, इसमें भी 2 इनपुट है, एक आउटपुट है। इसमें एक इनपुट है और एक आपके पास क्या है, आउटपुट है। अगर आप इसको इन्वर्टर का काम करता है, अगर आप इसको यहाँ से 0 दोगे तो 1 में कन्वर्ट करेगा, 1 दोगे तो उसमें केस में कन्वर्ट करेगा, 0 में। अब अगर मैं इसी नॉट गेट को, ये जो नॉट गेट है, इसको इसमें लगाऊं या इसमें लगाऊं, इसमें लगाऊंगा तो इसको कहते हैं नेंड गेट। नेंड का मतलब क्या है, यहाँ पे नॉट लगा है, क्या लगा है, नॉट। देखिए मैंने एंड गेट लिया है, इसमें यहाँ पे क्या लगाया है, नॉट। अब नॉट का काम क्या था, ये इन्वर्टर का काम करता था। अगर यहाँ पे 0 0 आ रही थी तो इसको 1 में कन्वर्ट करेगा। देखें यहाँ पे 0 0 आ रहे हैं ना, तो नॉट गेट का काम क्या है, इसको 1 में कन्वर्ट करें। मतलब अगर सर्किट ऑफ है तो ऑन करें। यहाँ पर भी सर्किट ऑफ था, यहाँ देखें इसको क्या कर दिया, 0 1 0 1 को क्या कर दिया, 1 1 0 को क्या कर दिया, 1। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी ऑफ सर्किट आ रहा था उसको ऑन कर दिया है, और जो ऑन आ रहा था उसको क्या कर दिया है, ऑफ कर दिया है। इसके बाद नॉर गेट है। नॉर गेट का मतलब क्या है, नॉर गेट का सिंपल मतलब ये है कि एक तो आर गेट आपने लिया है, ये वाला गेट ले लें, इसके पीछे यहाँ पे क्या कनेक्ट कर लें, नॉट गेट कनेक्ट कर लें। अब इसका सारा डेटा जो है वो भी चेंज हो जाएगा। इसमें थोड़ा फ़र्क ये है, आप इसके ऊपर बार लगाओगे, इसके ऊपर भी बार लगाओगे, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे नॉट लगा है, यहाँ पे बार लगा है। बार का मतलब क्या है, नॉट, कि अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो 1 में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे देखिए 1 आ रहा था, इसकी 0 1 आ रहा था, फिर 0 1 आ रहा था, फिर 0। अब ये इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं, आपने अभी देखा होगा, एक सेंसर लाइट्स हैं जो अगर जैसी ही आपके पास शाम हो जाती है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, इसमें गेट्स नहीं हैं। लेकिन आपने ये नोट किया होगा कि जो मर्दान में अगर आप देखिए सिटी में शायद इस तरह के स्ट्रीट लाइट्स होंगे,
इस तरह के स्ट्रीट लाइट्स होंगे ऑटोमेटिकली जो ऑन होते हैं सुबह के टाइम और शाम को ऑफ होते हैं। सॉरी, सुबह के टाइम नहीं, शाम को ऑन होते हैं रात के वक्त और सुबह के वक्त ऑफ हो जाते हैं। उसमें क्या लगे होते हैं? एलडीआर। इसमें यहाँ पे एलडीआर लगा होता है। जैसे इसके ऊपर सुबह के वक्त लाइट पड़ती है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। यहाँ से इनपुट में आपके पास आता है 0, तो आउटपुट में भी आपके पास क्या आता है? 0। ये देखें, एक 0 आ रहा है, 0, एक 0 आ रहा है, 0, दोनों 0 आ रहे हैं। दिन के वक्त क्या होता है कि इस रजिस्टर के ऊपर लाइट पड़ती है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ से आता है 0, आउटपुट में आपको क्या मिलता है? 0। शाम के वक्त क्या होता है? लाइट नहीं होती है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? कम, टेम्परेचर क्या होता है? कम, तो यहाँ से करंट इजीली फ्लो करती है। पहले यहाँ से 0 आ रहा था, अब यहाँ से 1 जाएगा, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? 1। शाम को ये क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। हाँ, इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है कि अगर बारिश है, बारिश में अगर आप मतलब धूप नहीं है, लाइट भी नहीं है, अंधेरा छा गया है, तो इसमें भी ऑन हो सकता है। अब इसकी एप्लीकेशन जो है वो हम टेक्सटाइल कलरिंग प्लांट में भी इस्तेमाल करते हैं। टेक्सटाइल कलरिंग प्लांट में किस तरह इस्तेमाल करते हैं? देखिए, टेक्सटाइल कलरिंग प्लांट यूजेस 2 टैंक्स टू स्टोर रेड कलर। देखिए, इसमें 2 टैंक्स लगे होते हैं और उसमें जो गेट लगा है वो आपके पास नार गेट है। जब दोनों टैंक्स फिल होते हैं तो यहाँ से आपके पास वैल्यू जाती है 0 0, सॉरी, यहाँ से जाता है आपके पास 1 फुल है, 1 1 आपको क्या मिलेगा? 0, 1 1 क्या मिलेगा? 0, क्योंकि नॉट गेट लगा है। अब ये जो एक टैंक है ये 25% से कम हो गया तो यहाँ से क्या आएगा? 1। दूसरा भी 0 आएगा। अगर दूसरा टैंक जो है वो भी 25% से कम हो गया, यहाँ से 0 आएगा, तो 0 0 ये इसको किस में कन्वर्ट करेगा? 1 में। यहाँ पे अलार्म लगा है तो आपको सीधा सायरन देगा। मतलब ये है कि जब दोनों टैंक्स जो है उसको नार गेट के साथ कनेक्ट किया गया होता है, जैसे ही उनका जो लेवल है वो 25% से गिर जाता है, 25% से गिर जाता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब 0 0 आ रहा है, तो वो वहाँ पे करंट पास करेगा 1 में पास करेगा तो सायरन बजेगा। कि सायरन बजने का मतलब ये है कि आपके जो टैंक्स है उसमें इंक ख़त्म हो गई है, आप आ जाएं, उसमें वो जो आपने वहाँ पे पेंट डाला है, कलर डाला है, इंक जो भी डाला है वो आप इसमें डाल दें। अब इसका आपके पास एक्सरसाइज है कि थर्ड रेज आर अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने बताया था। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम द इलेक्ट्रॉन विल डैश। याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट लगा है और इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन को इसमें पैरेलल जो है वो इस तरह मतलब छोड़ा गया है, तो सिंपल ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो डाउन। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम द इलेक्ट्रॉन विल डैश। कोई फोर्स नहीं लगाएगा क्योंकि F इज इक्वल टू के क्यों वी बी साइन ऑफ थीटा। अगर साइन थीटा को आप पैरेलल है 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो फोर्स आपके पास क्या हो जाएगा? 0, नॉट चेंज। इसके बाद है द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव 1 आउटपुट व्हेन ऑल इट्स इनपुट आर हाई। वो सर्किट जो आपको 1 आउटपुट में दे देता है जब उनके दोनों इनपुट्स में 1 है, तो ये मैंने बताया था एंड गेट है। एंड गेट को अगर देखें तो दोनों अगर 1 1 दे दे तो 1 आता है। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव 1 आउटपुट व्हेन 1 और मोर ऑफ इट्स इनपुट आर हाई। वो सर्किट जिसमें अगर कोई भी अगर एक बी यहाँ पे 1 आ जाए तो वो 1 देता है आउटपुट में, तो ये आपके पास कौन सा गेट है? दिस इज ऑर गेट। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव 0 आउटपुट व्हेन ऑल इट इनपुट आर हाई। जब दोनों इनपुट हाई हो आउटपुट में वो आपको 0 देता है। दोनों इनपुट हाई है, आउटपुट में आपको 0 देता है। दोनों हो सकते हैं, नेंड भी हो सकता है, नार भी हो सकता है, हम नेंड कर लेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव 0 आउटपुट विद 1 और मोर ऑफ इट्स इनपुट आर हाई। देखें, ये हाई है, ये भी हाई है, ये भी हाई है, तो ये आपके पास नार गेट है। मतलब ये है कि एक में अगर 1 आ जाए फिर भी आपको 0 देगा, तो ये आपके पास नार गेट है। द बुलियन इक्वेशन फॉर आर गेट। आर गेट के लिए बुलियन इक्वेशन यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू के a प्लस बी।
द बुलियन इक्वेशन फॉर नैंड गेट, नैंड गेट के लिए भी यहाँ पे लिखा है दिस इज नैंड एंड दिस इज बुलियन इक्वेशन x इज इक्वल टू के ए ज़र बी, ऊपर बार लगा है। ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये चैप्टर जो है इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं? इंफॉर्मेशन आपके पास सिंपल, हेलो, जी सर। हाँ, इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जब आपके पास डेटा हो, आप उस डेटा को एनालाइज करते हैं, आप उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल लेते हैं। अभी देखें, मेरे जहन में बला डेटा है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन मेरे जहन में मौजूद हैं। आपने मुझे कहा कि सर आप मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझा दें, तो अब अपने जहन में मैं सोचूंगा, मेरे जहन में से जो डेटा है उनमें से वो चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड है वो निकाल लूँगा। तो ये आपके पास क्या है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है? व्हेन यूज़फुल थिंग्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डेटा, जब डेटा से हम यूज़फुल चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये आपके पास क्या है? इंफॉर्मेशन। डेटा क्या है? डेटा आपके पास कुछ भी हो सकता है, तस्वीरें हो सकती हैं, वॉइस हो सकते हैं, मैसेजेस हो सकते हैं, हार्ड फॉर्म हो सकता है, सॉफ्ट फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली डेटा है, मतलब ऐसी चीज़ें जो आपके पास रॉ मटेरियल हो, तो ये आपके पास डेटा है। रॉ मटेरियल से यूज़फुल चीज़ों को निकाल लो, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। हार्डवेयर आपके पास वो चीज़ें हैं जैसे कि माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, जिनको हम अपने हाथों से टच कर सकते हैं, सारे हार्डवेयर्स हैं। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर वो चीज़ें हैं जिनको हम अपने हाथों से टच नहीं कर सकते हैं। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है हार्डवेयर के लिए। आपके मोबाइल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होंगे, आप उनको टच तो नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि सर मैंने तो उंगली दबा दी इसके ऊपर, फिजिकली तो टच नहीं कर सकती हो ना। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर का मतलब तरीक़ाकार, इसके ज़रिए हम सिस्टम को चलाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, वो लोग जो डेटा जो है उसको बनाते हैं, जो कंप्यूटर्स वगैरह चलाते हैं, नादरा में बैठे लोग आपके पास ह्यूमन रिसोर्स हैं। ये एक MCQs आ सकती हैं। व्हाट डज ATM स्टैंड फॉर? ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, अब आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि आजकल इंफॉर्मेशन का दौर है, इंफॉर्मेशन बिल्कुल इस तरह आ रहा है जैसे कोई सैलाब आ रहा हो। तो इन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? इस इज़ बेसिकली ये आपके पास इंफॉर्मेशन का एक सैलाब है। अब आपके पास सिग्नल्स हैं, सिग्नल आपके पास क्या है? ये भी एक डेटा है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्नल्स को हम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा छोटा समझा रहा हूँ। सिग्नल्स जो है वो अगर वायर के ज़रिए जाते हैं तो टेलीफोन सिग्नल्स हैं, ठीक है। इसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है? सोर्स जो आपको डेटा प्रोवाइड कर लेता है, ट्रांसमीटर जो आपका डेटा ट्रांसमिट करता है। आपका कंप्यूटर जो है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मेरे पास मोबाइल है, मैं सोर्स हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं जब यहाँ पे बातें करती हूँ, मेरे मोबाइल के अंदर ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं, वो जो टावर लगा है मेरे साथ नियरेस्ट, वो उसको डेटा दे देते हैं। टावर क्या करते हैं, वो उसमें ट्रांसमिशन सिस्टम्स होते हैं, वो डेटा जो है मर्दान के जो, मतलब वो सेटेलाइट को डेटा देते हैं। सेटेलाइट जो है वो डेटा दोबारा दूसरे जो पाकिस्तान में टावर्स हैं उनको दे देता है। तो फिर मर्दान का जो टावर है उसमें उसके करीब आपने मोबाइल लगाया है, आपका मोबाइल जो है वो उसी फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, तो आपके वो सिग्नल पकड़ लेता है। तो आपके पास मोबाइल जो है वो रिसीवर है और मर्दान जो है वो डेस्टिनेशन है, यहाँ पे सर्वर्स लगे हैं। अब आपके पास है ट्रांसमिशन सिग्नल टू ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आपके पास क्या है? ऑप्टिकल फाइबर आपके पास एक डिवाइस है जिसको हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े मोटे वायर्स होते हैं, उसके अंदर पतले पतले ह्यूमन हेयर लाइक वायर होते हैं। इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना जो है वो होता है, ठीक है। फिर इसमें 3 टाइप्स है, स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड, सिंगल मोड, ग्रिडेड इंडेक्स मल्टी मोड। ये जो पहला है जिसमें बहुत सारे सिग्नल्स जा रहे हैं, ये आपके पास बेसिकली स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड है। जो जिसमें एक सिग्नल जा रहा है ये आपके पास सिंगल मोड है। जिसमें इस तरह के पल्सेस जा रहे हैं ये आपके पास ग्रिडेड इंडेक्स मल्टी मोड है। फिर आपके पास है ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू एयर और स्पेस। फिर अगर सिग्नल्स को हमने हवा में भेजना है, मतलब स्पेस में भी भेजना है, तो ये आपके पास बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये आपके पास रेडियो वेव्स हैं। हमारे मोबाइल में, हमारे रेडियो में, हमारे माइक्रोफोन में जो आपके पास सिग्नल्स आते हैं, दीज सिग्नल्स आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और ये आपके पास रेडियो वेव्स हैं।
अब आपके पास एंटीना किसको कहते हैं? एंटीना आपके पास वो डिवाइस हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को या तो अट्रैक्ट करता है, ठीक है, मतलब अपनी तरफ वो रिसीव कर लेता है या स्प्रेड कर लेता है। कम्युनिकेशन डिवाइस है, फैक्स मशीन अभी नहीं है दुनिया में, ख़त्म हो गया है। सेल फ़ोन आपके पास अभी अवेलेबल है जिससे आप देख रही हो ये सारी चीज़ें। फ़ोटोफ़ोन ये भी अभी नहीं है। कंप्यूटर जो है, हाँ, फ़ोटोफ़ोन को थोड़ा सीख लें। फ़ोटोफ़ोन इज़ अ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस दैट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच ऑन अ साउंड ऑन अ बीम ऑफ लाइट। मतलब ये है कि इसमें लाइट और साउंड की आपस में इंटरेक्शन होती थी फ़ोटोफ़ोन में। फ़ोटो मीन्स लाइट, ठीक है? और फ़ोन आपके पास क्या है? हाँ, एक एमसीक्यूज़ आती हैं कि सेल फ़ोन में सेल का मतलब क्या है? सेल फ़ोन में सेल का मतलब ये है कि वो इलाका जिसमें आपके से आपका जो सेल है वो उसमें नॉर्मली काम करता है, वो सारे सिग्नल्स पकड़ लेता है। कंप्यूटर का आपको पता है कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जो ह्यूमंस के मुकाबले में बहुत सारा जो काम है वो एक वक्त पर बहुत कम टाइम में कर लेता है। कंप्यूटर में फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर है, टैबलेट है, स्मार्टफोन्स है, सारे आप जानते हैं। इंटरनेट एंड ईमेल, ईमेल भी आपने देखा है आपके मोबाइल में है, इंटरनेट भी आपके मोबाइल में भी है। इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस, वो डिवाइसेस जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। इसमें प्राइमरी है, प्राइमरी में रैम है। रैम अब एमसीक्यूज आ सकती हैं। व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसमें फ़र्क क्या है रैम में? देखिए, रैम जो है वो डेटा को टेम्परेरी स्टोर करता है, परमानेंट स्टोर नहीं करता है। सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस डेटा को शॉर्ट टाइम के लिए जो है वो स्टोर करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है वो परमानेंट स्टोर करते हैं। ऑडियो वीडियो कैसेट जो है ये आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। प्लाफी जो है वह भी इस्तेमाल नहीं होती है। इसमें एक एमसीक्यूज आती है कि प्लाफी जो है वो आज ऐसी डिवाइस जो स्टोरेज भी करती हो लेकिन आजकल बहुत कम इस्तेमाल होती हो, ये आपके पास प्लाफी है। इसके बाद सीडी डीवीडी, ये भी आपके पास डेटा को परमानेंट स्टोर करते हैं। फ्लैश ड्राइव जो आपके पास यूएसबी है। हाँ, अब आपसे पूछेंगे कि यूएसबी जो है वो दूसरे मोबाइल डिवाइसेस के मुकाबले में इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि यूएसबी का साइज़ कम्पैक्ट है, यूएसबी का डेटा ट्रांसफ़र रेट फास्ट है। यूएसबी में आप इजी डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हो? शिफ्ट कर सकते हो। अब आपके पास है द कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम आर ह्यूमन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर एंड डेटा इंफॉर्मेशन। ये सारे हैं इसमें। कंप्यूटर फील्ड सिग्नल्स ये नहीं है, हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, प्रोसीजर है, डेटा इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड signals. The phenomenon of total internal reflection is used in transmission of signal through optical fiber. Electrical conductor or system of conductor used either for radiating energy or for collecting electromagnetic energy. ये मैंने अभी आपको कहा था एंटीना। Software that allow user to interact with the computer system is a operating system. Which of the following information storage device has no moving part to store and retrieve information? Moving part जिसमें नहीं है, फ्लैश ड्राइव है। Which of the following information storage device is least used these days? अभी मैंने बताया प्लॉफी। Telecommunication is the example of transmission of signal through electric wire, optical fiber, electromagnetic. Telecommunication का मतलब ये इन सब से आप डेटा को ट्रांसफर करते हो। सर ये 2 मिनट सबर ओके मारे दमा के माँ वाला जी सर। ना माँ वाला टिकते। सर सर सही हाँ। अच्छा, अब आपके पास है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में आपके पास क्या है? रेडियो एक्टिविटी में बेसिकली ये न्यूक्लियर फिजिक्स का ब्रांच है। मतलब इसमें हम न्यूक्लियस में बहुत सारा काम करते हैं। देखिए, अब आप न्यूक्लियस आपके पास क्या है? दिस इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ अ एटम, ठीक है। इसके आउटसाइड आपके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, ये आपके पास न्यूक्लियस है, इसके आउटसाइड आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर न्यूट्रॉन है, इसके अंदर क्या है? प्रोटॉन है। अब यहाँ पे ये एमसीक्यूज में नोट करें। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियर रेडियस एटम जो है, अब ये जो एटम है इसका रेडियस आपके पास कितना है? 10 की पावर -10।
10 की पावर माइनस 10 ये एटॉमिक रेडियस है। 10 की पावर माइनस 15 ऑक्युपाइंग ओनली द न्यूक्लियस लाइट द सेंटर ऑफ एटम ऑक्युपाइंग 10 की पावर माइनस 15 ऑफ इट्स वॉल्यूम सिंस द इलेक्ट। मैं आपको कहता हूँ, आपका कमरा है या आपके पास एक एटम है, आपके कमरे में एक छोटी सी चारपाई है, ये सेंटर में पड़ी है, तो ये आपका न्यूक्लियस है। कमरे का साइज कितना है? 10 की पावर माइनस 10। और आपका जो न्यूक्लियस है उसकी साइज कितनी है? 10 की पावर माइनस 15। फेम्टोमीटर इसको कहते हैं। यहाँ पे लिखा है देयर इज अबाउट इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 टाइम्स स्मॉलर देन एटम। न्यूक्लियस जो है वो एटम से कितने टाइम स्मॉलर है? 10,000 टाइम। द साइज डिफरेंस लाइक अ पिंग बॉल इन द सेंटर ऑफ अ 2 किलोमीटर सर्कल। आपके पास एक फुटबॉल का ग्राउंड है 2 किलोमीटर, वो खुद है, उसमें एक पिंग बॉल रखी है, तो इसका मतलब यह है कि फुटबॉल ग्राउंड आपके पास एटम है, ये जो पिंग बॉल है दिस इज बेसिकली अ न्यूक्लियस। अब इसमें ये याद रखें व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एक एटम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, ये आपके पास एटॉमिक नंबर है, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक एटम में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, इसको हम मास नंबर कहते हैं और इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर आपने न्यूट्रॉन निकालने हैं तो A माइनस Z। अगर आपने A निकालना है मास नंबर तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। X जो है वो सिंबल ऑफ एलिमेंट है, इसके ऊपर ये जो निशान लगा है ये मास नंबर न्यूक्लियंस को रिप्रेजेंट करता है, नीचे जो लगा है ये प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। The nuclei of an atom which have the same number of neutron and proton is nuclide, इसको फिर न्यूक्लियाइड कहते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा जो है रेडियो एक्टिविटी को समझ लेते हैं। दिस इज द लास्ट चैप्टर। सर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर चेको कना न सर यो टॉपिक रात बया खले मतलब लगा टॉपिक वाइज खरे सही रकम रेडियो एक्टिविटी। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी क्या है? एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें आपके पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस, उससे क्या निकलते हैं? रेडिएशंस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है जिससे क्या चीज़ें निकलती हैं? रेडिएशन। रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली निकलती हैं, खुद बहुत निकलती हैं, कोई जोर नहीं है किसी का इसके ऊपर, और ये रैंडम होती है, कोई पता नहीं चलता है कि कौन पहले डीके करेगा कौन बाद में डीके करेगा, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियस से क्या निकलती हैं? रेडिएशंस निकलती हैं। ये प्रोसेस आपके पास क्या होता है? स्पॉन्टेनियस, खुद बहुत होता है, रैंडम, मतलब इसमें कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। मैं आपको कहता हूँ दुनिया में कितने सारे लोग हैं, अब कौन मरेगा इसका किसी को कोई पता नहीं है, इसका मतलब ये आपके पास रैंडम है। अच्छा, अब किसी के ऊपर ज़बरदस्ती तो नहीं है कि आपने मरना है, इसका मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। जिस तरह दुनिया में इंसान जो है वो रोज़ पैदा होते हैं, वो मरते हैं, और पश्तो में एक मताल है कि दुनिया तरतल पुनंबर दी खुतलल बेनंबर अदी, तो बेसिकली इस तरह ये भी है। रेडिएशंस क्या है? बेसिकली अगर प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो 1 के बराबर है तो न्यूक्लियस स्टेबल है, अगर प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है। Z एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82, न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है। अभी मैं समझाता हूँ। दिस इज अ न्यूक्लियस, अगर इस न्यूक्लियस के दरमियान प्रोटॉनों की तादाद 82 से ज़्यादा हो जाए तो प्रोटॉन आपस में रिपल्जन करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये तो अनस्टेबल है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या एमिट करेगा? रेडिएशंस। तो इस एलिमेंट को जो रेडिएशंस निकालता है, इसमें जो प्रोसेस होता है ये रेडियोएक्टिविटी है, और जो एलिमेंट रेडिएशंस निकालता है इस कॉल्ड रेडियोएक्टिव एलिमेंट। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपके घर में फॉर एग्जांपल पहले आपका जो कोई मतलब क्या नाम है, मैं अभी भूल गया हूँ,
खर पश्तो में जिसको बोलते हैं सुसर बोलते हैं। जी सर। हाँ, आपका सुसर है, उसके 8 बच्चे हैं, फ़र्ज़ करें किसी की भी शादी नहीं हुई है, एक घर है उसमें सारे रह रहे हैं सब। अब सबकी शादी हो गई, 5 साल गुजर गए, हर एक के 5 बच्चे हो गए। तो 8 तो ये 8 और 10 तो ये पहले थे, अब हर एक के 5 बच्चे हो गए, तो 8 5 40, 40 ये ऐड हो गए, 10 पहले से मौजूद थे, 50। अब फैमिली अनस्टेबल हो गई। अब्बू जो है वो काम करता है एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब्बू किसका काम करते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का काम क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का काम है कि न्यूक्लियस को स्टेबल रखना। क्या रखना? स्टेबल। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन ये आपस में रिपल्जन करते हैं। अबू का काम क्या होता है कि बच्चे आपस में कितनी भी लड़ाई करे, घर में उनके जो बीवियां हैं वो आपस में कितनी भी आप लड़ाइयाँ कर लें, जब वो ससुर आ जाते हैं सारे खामोश हो जाते हैं। अब ससुर जो है उनका भी एक लिमिट है ना। अब मेरे फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर ले कि मेरे 13 बच्चे हैं, सबकी मैंने शादी करवाई, सबके 10-10 बच्चे हो गए, तो हमारी फैमिली तो 130 तक पहुंच गई। अब मैं 130 लोगों के तो नाम नहीं गिन सकता हूँ ना, अभी अनस्टेबल हो गया। अभी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए मैं सबको क्या कहूँगा कि बेटा आप यहाँ पे घर बनाएं, आप यहाँ पे घर बनाएं, आप यहाँ पे घर बनाएं, आप यहाँ पे। अब ये न्यूक्लियस जो है ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अलग अलग छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाएगा। तो ये जो प्रोसेस है दिस इज बेसिकली रेडियो एक्टिविटी, जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या एमिट करता है? रेडिएशंस। रेडिएशन एमिट करता है, फिर नए न्यूक्लियाई बनाता है। रेडिएशन कौन से एमिट करता है? अल्फा भी एमिट करता है, बीटा भी एमिट करता है, गेमा भी एमिट करता है। अब ऐसे एक एमसीक्यूज है, इसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? इसको सबसे पहले जिसने ऑब्जर्व किया था उसका नाम था हेनरी बेकरल। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज स्टडीड बाय हेनरी बेकरल इन 1896। फिर आ गए रदरफोर्ड। देखिए इस बंदे ने सिर्फ ये बताया था, हेनरी बेकरल ने, कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई से रेडिएशन निकलती है। हेनरी रदरफोर्ड आ गया, उसने कहा कि 2 तरह की निकलती हैं, एक आपके पास अल्फ़ा, एक आपके पास बीटा। ये जनाब आए थे 1899 में। फिर उसके बाद नेक्स्ट अबू आ गए, उसका नाम था विलार्ड। विलार्ड ने कहा कि एक और भी निकलती हैं, गेमा। ये अबू आ गए थे 1909 में। ठीक है, अब समझ आ गई है? जी सर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब आपके पास है अल्फा, अल्फा, बीटा, गेमा। अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज, बीटा पर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नो चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव की तरफ जाती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव की तरफ जाती हैं। ये नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं करती है। देखें, अल्फा जाती है किसकी तरफ? डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव। बीटा डिफ्लेक्ट टुवर्ड पॉजिटिव, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसका हीवी मास भारी है, इसका लाइटर मास, इसका रेस्ट मास 0। इसकी स्लो स्पीड 1/10 ऑफ c स्पीड ऑफ लाइट। इसकी हाई स्पीड, और ये स्पीड बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट के। इसकी हाई आयोनाइजिंग पावर
हाई आयोनाइजिंग पावर, ठीक है। इसकी लो आयोनाइजिंग पावर। आयोनाइजिंग पावर का मतलब यह है कि अगर मैं आपको कहूं कि एक रूम में अल्फ़ा है, एक में बीटा है, तो उस रूम के अंदर एयर के बहुत सारे मालिक्यूल्स होंगे। ये अल्फ़ा और बीटा जब उनसे पास होंगे, अल्फ़ा और बीटा जब उनसे पास होंगे तो ये क्या करेंगे, ये उन एटम्स के साथ टकराएंगे, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे या गेन करेंगे। तो इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं। ये नो आयोनाइजेशन, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है। अच्छा, ये जो है, ये जब भी आपके पास फोटोग्राफिक फिल्म के साथ ये तीनों जो है ये उस वहाँ पे क्या करती हैं। देखिए एक चीज़ आपने चार्ज चार्ज जो है कि कौन सा चार्ज है, नेचर मतलब मास कितना है, स्पीड कितनी है, आयोनाइजिंग पावर कितना है, पेनिट्रेटिंग पावर, इसका लो पेनिट्रेटिंग पावर, मतलब अगर कोई कागज़ भी इसके सामने आ जाए, लो पेनिट्रेटिंग पावर, कोई कागज़ भी इसके सामने आ जाए तो ये उस कागज़ से पास नहीं हो सकती है। इसका हाई पेनिट्रेटिंग पावर, क्योंकि इसकी स्पीड कम है, बहुत ज़्यादा जाती है। हम अगर अल्फ़ा को हवा में छोड़ेंगे तो फ्यू सेंटीमीटर ये आगे जा सकती हैं। ये आपके पास फ्यू मिलीमीटर एल्यूमिनियम शीट पर पास हो सकती हैं। इसका वेरी वेरी हाई पेनेट्रेटिंग पावर, बहुत ज़्यादा हाई पेनेट्रेटिंग पावर है इसका, ठीक है। हत्ता कि ये 30 सेंटीमीटर तक बड़े बड़े एल्यूमिनियम के शीट्स पर भी पास हो सकती हैं, ठीक है। अब इसके बाद है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। ये भी याद रखें कि टोटल जो न्यूक्लियाइड है, न्यूक्लियाइड का मैंने बताया था इधर स्टार्ट में कि न्यूक्लियाइड क्या होते हैं, प्रोटॉन इन न्यूट्रॉन, इस टर्म्स इज न्यूक्लियाइड। दुनिया में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो न्यूक्लियाई है 3000 है, उसमें सिर्फ 257 क्या है, स्टेबल है। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक पेरेंट न्यूक्लियस एक्स कन्वर्ट होता है एक डॉटर न्यूक्लियस वाई में, और प्लस क्या निकालता है, रेडिएशन, प्लस क्या निकालता है, एनर्जी, हीट, उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक हीवी अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो एक स्टेबल डॉटर न्यूक्लियस में चेंज होता है, कन्वर्ट होता है। तो इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये आपके पास एक से अनस्टेबल है, अगर मैं मास नंबर को 4 कम करूँ, एटॉमिक नंबर को 2 कम करूँ, तो इनसे कौन सी रेडिएशन निकलेगी, अल्फ़ा। ये अल्फ़ा है। अभी मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ। आपके पास यूरेनियम है U234 38 92। अब अगर इस तरह हुआ कि ये 4 कम हो गए, इसको 4 कम करे 234, इसको 2 कम करे 90, तो इसका मतलब इससे कौन निकला है, हेलियम। हेलियम न्यूक्लियस ये आपके पास अल्फा है, प्लस क्यों आपके पास क्या है, एनर्जी। मैं एक और मिसाल दे देता हूं। आपके पास पोलोनियम है, क्या है, पोलोनियम। हमें मिला है पोलोनियम 218 84। मैं क्या करता हूँ, इसको -4 कर लेता हूँ, इसको -2, तो इसका मतलब इससे निकलेगा x। x आपके पास क्या है, 214 BSc प्लस He42 प्लस क्यों। तो ऐसा न्यूक्लियस जिसकी मास नंबर 4 कम हो जाए, एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाए, तो इससे जो रेडिएशन निकलेगी वो आपके पास होगी अल्फा। क्या होगी, अल्फा। नेक्स्ट आपके पास है बीटा। बीटा में क्या होता है, न्यूट्रॉन
इनटू प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है किस में? प्रोटॉन में। किस में? प्रोटॉन में। देखें यहाँ पे लिखा है x, यहाँ पे लिखा है AZ। इसका मतलब ये है कि A में नो चेंज, बीटा निकलेगी तो A में कोई चेंज नहीं आएगा। किस में चेंज आएगा? Z आपके पास एटॉमिक नंबर है। Z में अगर एक को ऐड कर ले तो आपके पास कौन निकलेगा? बीटा नेगेटिव। यहाँ पे लिखा है कार्बन, कार्बन 14 6 है, 6 में अगर आप एक ऐड करें 7 बन जाए तो इसका मतलब है इससे बीटा निकला है, तो ये नाइट्रोजन बन जाएगा। यहाँ पे फिर लिखा है थोरियम 90, अभी मैंने जो किया 234 90, उसमें कौन ऐड हुआ है? द इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल विद थोरियम रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टेनियम। 90 प्लस 1 कर ले, इनसे बनता है 234 Pa, प्रोटेक्टेनियम इनसे बनता है। ठीक है, फिर यहाँ पे है जीनान, जो मैंने अभी आपको लिखा है। आयोडीन 131 53 है, अगर इसमें 53 में मैं एक ऐड करूं तो ये 54 बन जाएगा, तो इनसे जीनान बनेगा। आयोडीन से क्या बनता है? जीनान। आयोडीन जो है वो इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के लिए। इसके बाद गेमा है। गेमा, गेमा में क्या होता है? ना तो Z ना तो A, नॉट चेंज, दोनों चेंज नहीं होते हैं, नॉट चेंज। Z और A दोनों चेंज नहीं होते हैं, मतलब ना तो एटॉमिक नंबर चेंज होता है ना मास नंबर चेंज होता है। यहां पे लिखा है कोबाल्ट 60, इस पर स्टार लगा है। स्टार का मतलब क्या है? कि ये अनस्टेबल है। मैं आपको कहता हूं कि ये जो न्यूक्लियस है, इनसे अल्फा भी निकला है, इनसे बीटा भी निकला है, लेकिन ये न्यूक्लियस खुद अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये फिर लोअर स्टेट में आएगा, एक एनर्जी रिलीज करेगा। दिस इज ड्यू टू न्यूक्लियर अनस्टेबिलिटी, न्यूक्लियर डी एक्साइटेशन। ये न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पे पड़ा है एक्साइटेड स्टेट में, जब यहाँ पे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ गामा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। कोबाल्ट 60 27, इनसे गेमा निकला है, 60 27 वैसे है, कोई चेंज नहीं आया है, नई न्यूक्लियस नहीं बनती है। रेडियम 226 88, इसमें कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ गेमा निकला है। अब यूनिट ऑफ एक्टिविटी, अ कॉमन यूनिट ऑफ एक्टिविटी क्यूरी एब्रीवेटेड एज CI विच इज डिफाइंड एज 3.70 10 की पावर 10 डीके पर सेकेंड। मतलब ये है कि अगर 3.70 डीके एक सेकंड में हो जाए तो ये आपके पास 1 क्यूरी के बराबर होंगे। ये आप नोट करें, MCQs में आ सकती हैं। 1 क्यूरी बराबर है 3.70 डी 10 की 3.70 ज़रबे 10 की पावर 10 बेकरल या 10 डीके पर सेकेंड। ठीक है, अब दोनों कर सकते हैं। इसके बाद है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मैं थोड़ा समझा देता हूँ। आपके पास ये एक न्यूक्लियस है, उसमें फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर लें कि 1000 के करीब न्यूक्लियाइड है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये कम होकर 500 पे आ गया तो इसको कहते हैं हाफ लाइफ। वो टाइम जिसमें एक अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई 50% डीके करें तो उसको हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ। क्या कहते हैं? हाफ लाइफ। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको कहता हूं कि एक इंसान जो है, या आपके पास एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है यूरेनियम, उसमें 1000 न्यूक्लियाइड है, वो 500 पे आ गए तो इसको हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं T/1/2। T/1/2 ये आपके पास वो टाइम है जिसमें न्यूक्लियाई हाफ हो जाता है। ये जो न्यूक्लियाई थी N0, ये ओरिजिनल थी, ये आपके पास N है रिमेनिंग। अब फार्मूला है N इज इक्वल टू N0 इंटू 1/2 की पावर N। N रिमेनिंग है, N0 ओरिजिनल है, 1/2 ये हाफ लाइफ है, 2 में तकसीम हो गए हैं, और N क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ।
अब आप कहेंगे कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे, अगर इसको अब इसके ऊपर और इतने साल, मैं कहता हूँ कि 10 साल में ये 500 पे आ गई हैं, तो और 10 साल में कितने पे आ जाएगी, 250, और 10 साल में 125। तो ये तो पहली हाफ लाइफ थी, ये 2 इंटू 1/2 सेकेंड हाफ लाइफ, ये 3 इंटू 1/2 थर्ड हाफ लाइफ, ये इन नंबर ऑफ हाफ लाइफ को शो करता है। अब टोटल ये कितना टाइम लेगा, उसका फार्मूला है n इज इक्वल टू डेल्टा टी इंटू 1/2। इसको यहाँ में मल्टीप्लाई कर ले, डेल्टा टी इज इक्वल टू के n ज़रबे टी इंटू 1/2। अब आपको एमसीक्यूज इस तरह आएंगे, आपको कहेंगे कि यूरेनियम जो है उसका हाफ लाइफ 500 साल है, उसने नंबर ऑफ ईयर्स ने जो गुजारे हैं वो है 1000 साल। आप मुझे बताओगे ना, सॉरी, नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है उसके 4 है, तो आप मुझे बताओ कितना टाइम लेगा। मैं एक एमसीक्यूज करवा देता हूँ तो फिर आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे लिखा है लीड 210, हाफ लाइफ ऑफ 22.3 ईयर। लीड 210 का हमें हाफ लाइफ दिया गया है टी इंटू 1/2 22.3 ईयर्स। हाउ मच ऑफ 80 mg ऑफ लीड विल बी लेफ्ट। हमें कह रहे हैं कि ओरिजिनल लीड आपके पास है 80 mg, कितना लीड बाकी रहेगा इन, अगर टोटल टाइम टी जो है वो आपके पास कितना हो 66.9 साल, अगर 66.9 साल गुजर जाए डेल्टा टी, समझ लो क्वेश्चन को। आपके पास लीड 80 मिलीग्राम घर में पड़ा है, उसके ऊपर 66.9 साल गुजर गए। आपको कह रहे हैं कि अगर 22.3 में ये हाफ पे आता है तो ये कितना बाकी रहेगा। तो आपके पास सिंपल फार्मूला है n इज इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 की पावर n। तो यहाँ से आप पहले n निकाले, n तो आपके पास नहीं है, n इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी इंटू 1/2। डेल्टा टी कितना है 66 ये 66 है, 66.9, टी इंटू 1/2 कितना है 22.3। ये जब आप करोगे तो n से आपके पास n आएगा 3, मतलब 3 आधी जिंदगी उसने लिया है। तो n इज इक्वल टू के n नॉट की जगह पे पुट करें 80 mg 1/2, n की जगह पे आप क्या पुट कर लें 3, तो 80 इंटू इसका अगर आप 3 पावर लोगे तो ये बन जाएगी 1/8, 8 और 8 कैंसिल, इनसे आके आएगा 10। तो इसका मतलब ये है कि 10 mg 66 साल के बाद ये बाकी रहेगी। जी सर। इसके बाद है रेडियो आइसोटोप। पहले आप ये समझ ले कि आइसोटोप किसको कहते हैं। अगर कोई आपके पास एलिमेंट है, ये देखें कार्बन 12 6, कार्बन 13 6, कार्बन 14 6, देखें सबका एटॉमिक नंबर क्या है सेम, लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ है, तो इसको क्या कहते हैं आइसोटोप। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये सेम एलिमेंट है, सब कार्बन है, एटॉमिक नंबर सबका क्या है सेम, मास नंबर सबका क्या है मुख्तलिफ, तो इसको क्या कहते हैं आइसोटोप। ऐसे तो आइसोबार किसको कहते हैं। नहीं। अगर इस तरह होता कि x जो है ये आपके पास 1 x फिर 1 x फिर 1, लेकिन ये 2 ये 3 ये 4, अगर एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ होता मास नंबर सेम होता तो ये आपके पास आइसोबार, ये आपके पास आइसोटोप। अगर ये ना मास नंबर ना एटॉमिक नंबर सारे मुख्तलिफ होते तो ये आपके पास आइसोटोन। आइसोटोप जो है ये याद रखे, ये एक एमसीक्यूज भी आ सकती हैं कि कार्बन इज़ इन अमाउंट विद हाफ लाइफ 57 से, कार्बन 14 जो है उसका हाफ लाइफ देखिए 5700 साल है, मतलब अगर इतने कार्बन हो 1 kg का 5700 साल के बाद ये कम हो जाएंगे हाफ। अब रेडियो आइसोटोप्स जो हैं आर्टिफिशियली, देखें यहाँ पे लिखा है 2000 रेडियो आइसोटोप्स आइदर एग्जिस्ट इन नेचर हैविंग बीन आर्टिफिशियली बाय बम्बार्डिंग, ये आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। अच्छा, आइसोटोप को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं रेडियो आइसोटोप, फूड प्रिजर्वेशन, जो आजकल आपको होटल्स में जो गोश्त मिल रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, ये फूड प्रिजर्वेशन मेथड के ज़रिए
इन पे बैक्टीरिया को किल किया गया है। लेकिन इसमें एक मसला है, ये टेस्ट चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑस्ट्रेलिया में है इस वक्त, या आप जर्मनी चली गई हैं, या आप आयरलैंड चली गई हैं, ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पे जो आप हलाल गोश्त खाओगी वो तो इस तरह मुस्लिम या दूसरी कंट्री से जाता है, तो वो तो ख़राब नहीं होता है। क्यों ख़राब नहीं होता है? क्योंकि उसके ऊपर उन लोगों ने प्रिजर्व। रेडिएशंस फाल किए होते हैं, जी सर। तो वो उसमें बैक्टीरिया को किल कर लेते हैं। स्टीरलाइजिंग आजकल जो आप इधर तो नहीं है, आप अच्छी अगर आपके पास कोई सलून है उसमें आप चली जाओ, मेल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जो शेविंग करते हैं उसके जो रेज़र मतलब जो उनके लिए रेज़र्स इस्तेमाल करते हैं वो उसको स्टीरलाइज़र में रख लेते हैं, या कोई ऑपरेशन का सामान है ये इसमें जरासीम को किल करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। एग्रीकल्चर में भी इसका सर इस्तेमाल बाकी होता है। हाँ, सर नहीं खाने की दी कई दा नक्का ना यार दलते के होता सब दलते के न पूरा की पी के या इस्लामाबाद तलाट शाह मुँह तो नहीं लगी पाकिस्तान की वो 3% हम दागा शे अवेलेबल भी न सर नहीं कने इम्पॉसिबल। अकन दा होडेर ग्रान देगा ना। मेडिकल यूजेस भी है इसका है। मेडिकल यूजेस क्या है? रेडिएशन थेरेपी। अगर किसी बंदे को कैंसर है तो इसके लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं कोबाल्ट 60। क्या इस्तेमाल करते हैं? कोबाल्ट 60, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और थायराइड ग्लैंड के लिए इस्तेमाल करते हैं आयोडीन 131 को, ठीक है। रेडियोएक्टिव डेटिंग, इसके ज़रिए हम एज ऑफ फॉसिल फ्यूल मालूम करते हैं कि अगर आपके पास एक फ़र्ज़ करे आप कहीं चली गई है मर्दान में, आपने कोई एक फ़र्ज़ करे आपको एक हड्डी मिल गई है इंसान की, आप आ गई लेबॉर्ट्री में, आपने एक हाइप क्रिएट किया है कि मैं मालूम करूँगी कि ये कितने साल पुराना है, तो आप मालूम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाफ लाइफ कि अगर एक इंसान ज़िंदा है तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 10 mg मैग्नीशियम थे। अब वो हाफ लाइफ तो आपको मालूम है, अगर वो आ गए हैं 10 mg की बजाय 2 mg पे, तो इसका मतलब ये है कि 5 हाफ लाइफ गुजरे हैं, और 5 हाफ लाइफ में आप इस फार्मूले के ज़रिए ज़रब दे दें, सिंपली आप मालूम कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास है न्यूक्लियर रिएक्शंस। आप तंग हो गई हैं? नो सर। सर बस तलनीम दी फोरम को زين पास नस्ते ना नजर क्यों मूड क्यों मा कहना मत बेस मसला नहीं। जी न्यूक्लियर रिएक्शन दो है, एक आपके पास है न्यूक्लियर फिशन, एक आपके पास है न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या होता है कि एक हीवी न्यूक्लियस जो है वो कन्वर्ट होता है 2 डॉटर में, प्लस क्या निकलती है आपके पास? रेडिएशन। प्लस क्या निकलती है? हीट। मतलब यह है कि एक हीवी न्यूक्लियस एक अनस्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाती हैं। जो रेडिएशंस निकलते हैं, जो न्यूट्रॉन, कोई भी चीज़ मतलब निकल जाती है इन द फॉर्म ऑफ, ये सीधा लिख लें, यहाँ पे क्यों लिख लें, मैं एक मिसाल दे देता हूँ। एक न्यूट्रॉन है, उसको हमने हिट कर दिया यूरेनियम के ऊपर, ये इनके साथ मिल गया, इसको अनस्टेबल किया, ये हो गया U235, ये 235 मैंने लिया था, 235, ये हो गया 236 BN में। अब ये अनस्टेबल है, ये स्टेबिलिटी गेन करेगा, 2 न्यूक्लियस और बनाएगा। एक बनाएगा बेरिलियम 141 56, दूसरा क्रिप्टॉन 9236। तीन क्या एमिट करेगा? न्यूट्रॉन, ठीक है। यार स्लिपी। नो सर। अच्छा, सर ये तो एडिटिंग किया सर। हाँ ذكر جواب نظر को ये हाँ तो हाँ एडिटिंग सही था। किया सर। This is a neutron which is been bombarded on a यूरेनियम, यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड कर दिया है, इससे बन गया U236। ये फिर
अब अनस्टेबल हुआ, इनसे कितने बन गए? 2, बेरिलियम और क्रिप्टॉन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिशन। अब अगर ये प्रोसेस इस तरह कंटिन्यू हुआ जो कि एटॉमिक बम में होता है कि एक न्यूट्रॉन हिट करते हैं एक से एक यूरेनियम, 2 न्यूक्लियाई, फिर इनसे जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं ये वाले, ये फिर इस तरह दोबारा U-235-92 के साथ मिलते हैं, फिर इनसे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। देखें, अगर ये प्रोसेस खुद ब खुद इस तरह स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट हो जाए, अनस्टॉपेबल हो, तो इसको कहते हैं फिशन चेन रिएक्शन। एटम बम में क्या होता है? देखिए, एटम बम में ये चीज़ होती है कि ये प्रोसेस पहले वो स्टार्ट कर लेते हैं, इनसे जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं ये इस तरह दोबारा यूरेनियम पे पड़ते हैं, फिर इनसे 3 निकलते हैं, फिर दोबारा यूरेनियम पे पड़ते हैं, फिर 3 निकलते हैं। इस तरह 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81, ये प्रोसेस अनस्टेबल होता है। और इसमें सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या है? ख़तरनाक चीज़ ये है कि 1 kg का जो यूरेनियम है वो 30 लाख टन कोयले के बराबर हीट प्रोड्यूस करता है। मतलब यह है कि अल्लाह ना करे अगर तीसरी जंग हो गई एटॉमिक बम, तो इसके बाद फिर दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक अल्लाह है। ना करे। यस सर। न्यूक्लियर फ्यूजन वो जो पहला प्रोसेस था उसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियस 2 में कन्वर्ट होता था। इसमें क्या होता है? इसमें छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं। और देखिए, दो प्रोटॉन आपस में मिल गए हैं, एक प्रोटियम दूसरा प्रोटियम, इनसे ड्यूट्रियम बन गया है, बीटा पॉजिटिव निकला है। फिर एक प्रोटियम एक ड्यूट्रियम आपस में मिले हैं, इनसे ट्रीटियम बना है, सॉरी हेलियम बना है। एक प्रोटियम है, एक हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप हैं, H11, H21, H31। प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रीटियम, प्रोटियम प्रोटियम ड्यूट्रियम, प्रोटियम ड्यूट्रियम हेलियम, हेलियम 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 आइसोटोप हेलियम की भी 3 है। कौन से हैं? H32, H42, ठीक है, और एक और है, मेरे ख्याल से और नहीं है, 2 हैं। इनसे बना है प्रोटियम, प्रोटियम और प्लस कौन निकला है? गैमा। फिर इसके बाद है बैकग्राउंड रेडिएशन। बैकग्राउंड का मतलब यह है कि हमारे इर्द गिर्द जो रेडिएशन मौजूद हैं उनमें कॉस्मिक है जो स्पेस से आती है, टेरेस्ट्रियल जो हवा पानी से आती है, इंटरनल जो इंसान के अंदर होती है जैसे लीड 210, पोटाशियम 40, कार्बन 14, ये सारे हम में मौजूद हैं। रेडिएशन हेजर्ड, हमें रेडिएशन से कितने कौन से मसले हो सकते हैं? कोई भी इंसान जो इस तरह के जहाँ पे रेडिएशन होती हैं अगर उसके वो करीब रहता है तो उसमें 2 तरह की इफ़ेक्ट्स होते हैं उस इंसान के ऊपर। रियोमेंट हाँ रियोमेंट रियोमेंट क्या रहेगा? हाँ।
है। बस सही है, स्टार्ट ऑफ लो। हेलो हेलो। हाँ जी जी। जी सर। अच्छा, रेडिएशन के आपके पास दो तरह की इफ़ेक्ट्स हैं। एक आपके पास है शॉर्ट टर्म इफेक्ट जिसको हम एक्यूट इफेक्ट कहते हैं, एक आपके पास है लॉन्ग टर्म इफेक्ट जिसको हम लेटेंट इफेक्ट कहते हैं। शॉर्ट टर्म इफेक्ट ये है कि या तो दिनों के लिए होगा, या वीक्स के लिए होगा, या मिनट्स के लिए होगा। लॉन्ग टर्म जनरेशन टू जनरेशन होता है। क्या मतलब है इसका? देखें, अगर एक बंदा एटॉमिक एनर्जी का प्लांट है चश्मा में, उसमें वो काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल उसमें रेडिएशन लीक हो गए, फ़र्ज़ करे अल्लाह ना करे कभी लीक हो, तो उस बंदे के ऊपर वो अगर शॉर्ट टाइम के लिए वो उसके ऊपर लगें तो उसको जो इफ़ेक्ट उसका होगा वो एक्यूट इफ़ेक्ट होगा। अगर वो इफ़ेक्ट जो है वो रेडिएशन बहुत ज़्यादा टाइम के लिए उसके ऊपर लग जाए और वो बंदा जो है उसका हेयर लॉस हो जाए, उसको कैंसर हो जाए, उसके जो बच्चे पैदा होंगे तो उनमें भी ये बीमारी जो है वो सामने आएगी। ठीक है, जेनेटिक टू जेनेटिक ट्रांसफ़र होगा, सालों तक ये चल सकती हैं। जैसे जापान के ऊपर 2 एटॉमिक बम गिरे थे दूसरी जंग अज़ीम में, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, उसकी इफ़ेक्ट्स आज भी जापान जो है उसमें मौजूद है। ये लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है। रेडिएशन सिकनेस, रेडिएशन सिकनेस से आपको वोमिटिंग हो सकती है, नोज़िया, डायरिया, हेयर लॉस हो सकता है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म या लेटेंट इफेक्ट जो है इससे आपको लो एक्सपोजर। अच्छा, इससे देखें आपको सिंपल कैंसर हो सकता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट से। अब रेडिएशन की सेफ्टी क्या है? आप इनसे फासला दूर रखें, आप एक्सपोजर टाइम कम कर लें, आप सेफ्टी प्रॉपर कर लें। ठीक है, टाइम एक्सपोजर टाइम कम कर ले, रेडिएशन शील्डिंग इस्तेमाल करें, सेफ्टी वगैरह। अब इनके जो MCQs हैं उसको देखें। Which is the number of neutron? What is the number of neutrons in the polonium plutonium 242 में? याद रखें, अगर आप न्यूट्रॉन निकालने हैं तो सिंपल 292 242 से आप 292 को माइनस कर लें, इनसे आपके पास 150 आएगा। विच वन ऑफ द एलिमेंट 3 डीके प्रोसेस रिजल्ट इन न्यू एलिमेंट? न्यू एलिमेंट जो है वो अल्फा में भी बनते हैं, बीटा में, गेमा में नहीं बनते हैं, तो बोथ ए एंड बी। What type of nuclear decay leaves the number of proton in neutron unchanged? ये मैंने बताया था, गेमा। What type of nuclear decay most often produce the greatest mass and charge loss? सबसे ज़्यादा मास और चार्ज लॉस कौन करता है? अल्फा, उसमें -4 और -2। पोलोनियम 214 इनसे आपके पास आता है, इनसे 4 निकालें तो ये आपके पास, ये गलत इन लोगों ने लिखा है, इनसे बनता है Bi 210 और यहाँ पे बीटा भी निकली है, तो पहले बन जाएगा 82, 82 के साथ एक ऐड करें 83, ये बनेगा। रेडियम 226 डीके बाय एमिटिंग अल्फा। व्हाट इज द डेटर न्यूक्लियस? डेटर न्यूक्लियस आपके पास होगा रेडियम से रेडान 222। आर्गान इज एन आइसोटोप विद हाफ लाइफ ऑफ 269 ईयर, इट विल रिड्यूस टू हाफ। अगर हाफ लाइफ 269 है तो हाफ 269 ईयर में रिड्यूस होगा। A nuclear sample with a 1000 radioactive atom, how many half life elapsed when 750 atom decayed? देखिए, 1000 को 2 पे तकसीम करें 500, 500 को 2 पे तकसीम करें 250, 250। तो 500 प्लस 250 से क्या आते हैं? 750। इसमें कितने लाइफ आ गए? 1 2, 2 हाफ लाइफ। ऑरिजिन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन एंड स्टार्स, फ्यूजन। याद रखिए, फ्यूजन रिएक्शन सन एंड स्टार पे होता है, ये ज़मीन पे नहीं है। उनके लिए बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी और एक स्टेबल जो है एक रिएक्टर रिक्वायर्ड है। फिशन जो है वो हमारे जो 3 प्लांट्स है, एक कराची है, एक चश्मा है, एक कैनप है, इसमें आपके पास होते हैं जो न्यूक्लियर हमारे प्लांट्स है, जिनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये हो गया आपका 10th का जो कोर्स है वो ख़त्म हो गया है। शुक्र।